में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज प्रेशर लेकर आया, जहां पर शुरुआती कारोबार से ही मार्केट्स में प्रेशर प्रिवेल कर रहा था। लास्ट आवर में एक पुल बैक जरूर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला, लेकिन फिर भी जो बिकवाली थी वो जरूर देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड। फर्स्ट हाफ में जो बिकवाली थी उसके हिसाब से इंडेक्स करीब 1%, 1.5% के आसपास तक का डिप दिखा रहा था, स्पेशली निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में। और लास्ट आवर में एक बाइंग आई थी जिसकी वजह से 17,000 के ऊपर आप वापस पहुंचते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी आज अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर था। तो निफ्टी बैंक 1% नीचे, PSU बैंक पौने 2% नीचे, IT 1.5% के आसपास का फॉल आज के सत्र में वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था मेटल स्पेस में और मेजर प्रेशर सबसे ज़्यादा जो था वो मेटल स्पेस में ही आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छी थी FMCG में आज चाल, HUL तेजी में कामकाज कर रहा था, गोदरेज कंज्यूमर इनफैक्ट नए हाइस पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और प्रेशर था NBFC स्पेस में 1% के आसपास का, ऑटो स्पेस में करीब 1% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मेजरली जितने एग्रेसिव सेक्टर्स हैं, बैंक्स, मेटल, रियल्टी, ऑटो, सब में आज अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था। और स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स में या मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो बिकवाली थी ज़्यादा इंटेंस आपको दिखाई पड़ेगी। स्टॉक स्पेसिफिक्स अगर बात की जाए तो आज न्यूज़ फ्लोज थे और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक में। एक ब्लॉक हुआ था HDFC AMC में, उस ब्लॉक का इम्पैक्ट वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ बड़े फंड्स की तरफ से बिकवाली हुई है अभी, लेकिन कंफर्मेशन शाम तक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ फ्लोज थे उनका इम्पैक्ट ब्रोकर हाउसेस की तरफ से जो PB फिनटेक जैसी रिपोर्ट्स जो आई थी उनके आधार पर वहाँ पे एक इम्पैक्ट रहा। लेकिन आज मेजरली जो प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा वो था बैंक्स में, जिसमें हैवी वेट सारे कोटक, HDFC, कोटक में इनफैक्ट माइल्ड पुल बैक था, लेकिन इंडसइंड, HDFC, ICICI ये ज़्यादा मेजर प्रेशर में थे। रिलायंस जो कि नए प्रेशर में या फिर नए लोज के आसपास वो भी काम काज कर रहा है, वहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी आज OMCs में, पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस, चाहे तो HPCL, BPCL, गेल, ये कुछ ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेज़ी के साथ काम काज कर रहे थे। OMCs के अलावा जो आज अच्छा मूव था वो था गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों में। मुथूट जो कि आज F&O का भी टॉप गेनर में शुमार था, करीब 3% के आसपास की तेज़ी वहाँ देखने को मिली। आज के की हाईलाइट में एक बड़ा हाईलाइट गोल्ड भी था। 60,000 के लेवल्स गोल्ड ने पार किए और करीब 11-12% का रिटर्न इस साल अब तक गोल्ड दे चुका है अपने एसेट क्लास, बाकी एसेट क्लास के कंपैरिजन में। तो बिटकॉइन और गोल्ड इस बार आउट परफॉर्म कर रहा है सो फार। तो ये एक और आज का की हाईलाइट था जिसके दम पर इंडेक्स में आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस उसी के दम पर ही यहाँ पर अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिव सेशन, जबकि भारतीय बाज़ारों में शुरुआत कमज़ोर थी, प्रिवेल रही कमज़ोरी, और लास्ट आवर तक आते आते स्लाइटली पुल बैक, जिससे कह सकते हैं एक लास्ट आवर बाउंस जो था वो ज़रूर इंडेक्स में देखने को मिला। इसके दम पर थोड़ा बहुत मूव इंडेक्स जो है वो लास्ट आवर में करता हुआ दिखाई पड़ा। सीधे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही, नहीं, ओवरऑल मार्केट्स के अंदर और मेजर प्रेशर था PSU, IT, मेटल, ऑटो और FMCG में खरीदारी, ये मेजर हाईलाइट थे। सवाल जवाब का सिलसिला भी अब शुरू कर लेता हूँ, कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूँ। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके, रिलायंस, इन्फी, TCS, DMart, पतंजलि। नहीं सर, बाकी चारों तो नाम सही है, ऑब्वियसली बात है। रिलायंस, इन्फोसिस, TCS एंड DMart आर द बेस्ट ऑफ देयर बिजनेस। आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है, आप पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप लीडर ढूंढ रहे हैं, तो चारों ही लीडर हैं, इन्फोसिस भी, TCS भी, रिलायंस भी ऑब्वियसली और DMart भी। चारों में क्वालिटी को लेकर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट टाइम थोड़ा ले सकता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। डिस्क्लेमर रहेगा ही हमेशा की तरह, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जो चैनल आप देख रहे हैं जिसमें मैं बातचीत कर रहा हूँ उसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब रही बात पतंजलि की, तो पतंजलि केस में सर एक चीज़ का ही ध्यान रखिएगा, आज जो पतंजलि का लो है 860 के आसपास का लगा था एक बार, क्योंकि टूटा है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, लेकिन लास्ट आवर तक आते थे 870-72 भी देखा था मैंने, पता नहीं क्लोजिंग कहाँ हुई, लेकिन 865, 868, 870 इसी रेंज में घूमता रहा है। और 3 दिन के हैवी सेल ऑफ के बाद थोड़ा स्टेबल होना चाहिए इन लेवल्स पे आके। सो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो मार्केट में ओवरऑल ही सेल ऑफ चल रहा है। सो जब तक वो चल रहा है तब तक तो वेट एंड वॉच, और अदरवाइज़ ये लेवल जो है 860, 850, 860, 870 ये लेवल क्रूशल है। इसके नीचे जाने की गुंजाइश थोड़ी कम भी है, तो एक बार को वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके मार्केट में क्या लेना चाहिए विदाउट ऑल सेक्टर टॉप लीडर्स, विदाउट ऑल सेक्टर्स टॉप लीडर्स कंपनी?
इस मार्केट में क्या लेना चाहिए विदाउट ऑल सेक्टर स्टॉप? मैं समझा नहीं पटेल साहब, लेकिन क्या लेना चाहिए विदाउट ऑल सेक्टर विदाउट ऑल? सर, जब मार्केट में इतना टर्मोइल हो और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमेशा लीडर इसीलिए बोलता हूँ ताकि कैपिटल बचा रहे, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे की होता है मार्केट में। और अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं कर पाएँ तो वैसे ही सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। आपको लगता है आपके पास सारे लीडर आ चुके हैं और आपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं एक अच्छी क्वांटिटी में लीडर्स, तो सेकंड बेस्ट लीडर आ जाते हैं फिर आपके बाद। अब मान लीजिए आप HUL नहीं लेना चाहते हैं तो ITC ले लेंगे, ये दोनों नहीं लेना चाहते टाटा कंज्यूमर ले लेंगे, भारती रिलायंस नहीं तो भारती टेलीकॉम में, या L&T के लिए कैपिटल गुड्स में L&T नहीं तो सीमेंस नहीं तो ABB, इस टाइप की कंपनियाँ लेंगे। मतलब आपको लेना तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस में ही रही है, क्योंकि जब बाजार की सिचुएशन संभलेगी तो सबसे पहले यही पुल बैक करेंगे और ये आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा होंगे तो बेटर है। एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो डिविडेंड ही मिलेगा, क्वालिटी है। तो इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ लीडर लीजिए, अच्छी कंपनियाँ लीजिए, प्रमोटर अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट सिचुएशन में वो बहुत हेल्प करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे लॉन्ग टर्म में, एटलीस्ट आप अगर निवेशित है तो। DLF वर्सेस ITC बोथ आर एट सेम प्राइस विच इज़ बेटर? सर, दोनों कोई कंपैरिजन नहीं मिलता सर। DLF रियल स्टेट का लार्जेस्ट प्लेयर है, ITC सिगरेट स्पेस का लार्जेस्ट प्लेयर है अलॉन्ग विद FMCG। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स में ऑब्वियसली बात है ITC हैंड्स डाउन विनर है, क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, कैश रिच कंपनी है, स्टेबल है, थोड़ा स्लो है लेकिन स्टेबल कंपनी है, पुरानी है, DLF से कहीं ज़्यादा पुरानी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। और चारों तरफ मतलब प्रोफाइल में आप FMCG में भी है, सिगरेट की तो लार्जेस्ट प्लेयर है, 72% मार्केट शेयर ओन करते हैं, प्लस एग्री स्पेस के अंदर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा वीट का प्रोक्योरर है इंडिया का। तो क्वालिटी असेट टू ओन इज़ ऑब्वियसली ITC। लेकिन आप रियल स्टेट में जाना चाह रहे हैं तो रियल स्टेट में DLF से ज़्यादा पिटे हुए शेयर आपको मिल जाएंगे अभी। गोदरेज इज़ वन ऑफ देम, आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन इन दोनों में हमेशा से ऑब्वियसली बात है ITC, एटलीस्ट डिविडेंड तो बढ़िया मिल ही रहा है। जुबलेंट फूड, SBI, CDSL एंड बैंक ऑफ इंडिया। जुबलेंट फूड एंड SBI, सिंह साहब आप देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इनमें, दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। SBI के नंबर्स भी लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे आते हुए दिखाई पड़े थे। जुबलेंट के केस में ये क्वार्टर के अंदर काफ़ी इवेंटफुल चीज़ें रही हैं। वो इनके 100 स्टोर्स पूरे हुए पॉपॉइज़ के, प्लस जो नए स्टोर्स इन्होंने चेन्नई में खोले हैं वो भी इनके लिए कामकाज कर रहे हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट अपनी कई कमेंट्री भी दी है अगले 1 साल 2 साल के लिए। मैनेजमेंट रीशफलिंग भी हुई है, नया मैनेजमेंट आया, देखते हैं कैसे काम करते हैं उस पर। सो इवेंट तो काफ़ी कुछ हुआ है जुबलेंट में, और प्राइस वाइज भी बीट एंड डाउन है। 800-850 रुपये का शेयर टूट के 400 रुपये की रेंज में मिल रहा है, साल के लोज के आसपास है। सो बेटर प्राइस पोजीशनिंग तो इन दोनों की दिखाई पड़ रही है। PSU में क्या आप ऑलरेडी SBI देख रहे हो, सो बैंक ऑफ इंडिया को अवॉइड करो जब SBI देख रहे हो तो ये दोनों एक अच्छे प्रेफरेबल बेट हो सकते हैं। अगर पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है और FI की DI की होल्डिंग बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए उस कंपनी में, लाइक JSW स्टील? सिद्धार्थ सर, और इसको फर्दर समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पैटर्न अलग अलग होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में मेजरली 75% प्लस होल्डिंग रखते हैं। 75% प्लस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेबी का नॉर्म है मिनिमम शेयर होल्डिंग का। सो 75% प्रमोटर होल्ड कर रखते हैं ताकि वो जो भी मिनिमम नॉर्म पब्लिक को देना है वो फॉलो करते हैं। 25% पब्लिक पे, 75% उनके पास, तो छोटी इक्विटी और उसमें भी उनके पास ज़्यादा होल्डिंग। देन कम्स दोज कंपनीज जिनमें एक एवरेज होल्डिंग होती है, जैसे JSW स्टील ब्यूटी में आती है 50-60%, TCS, रिलायंस, इनके अंदर जहाँ पे मेजर होल्डिंग प्रमोटर के पास होती है। उस केस में कुछ होल्डिंग बटी हुई होती है DIs एंड FIs के पास। DIs FIs होते हैं जो बाहर के फंड और इंडियन फंड उसमें पोजीशन लेकर रखते हैं, यानी कि मेजर दोनों को आप जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, प्रमोटर, DIs, FIs। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो बची होल्डिंग है वो पब्लिक के पास जाती है। जिस भी कंपनी में पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होगी, प्रमोटर होल्डिंग कम होगी या फंड होल्डिंग कम होगी, DIs FIs की होल्डिंग कम होगी और प्रमोटर की पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होगी, वहाँ हमेशा रिस्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन या ऐसे रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग ही बहुत मिनिमम है और मेजर होल्डिंग माफ़ी जिनमें पब्लिक की होल्डिंग मेजर है और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत नेग्लिजिबल है। इन कंपनियों से पैसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ तो पब्लिक के पास ही है। ओनरशिप किसके पास जाएगी? जोमैटो इज अमंग देम, उसमें भी आता है। लेकिन जहाँ प्रमोटर की ओनरशिप है, जैसे TCS, जैसे रिलायंस, जैसे ऑल क्वालिटी बैंक्स, इनमें प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं,
बड़ी होल्डिंग है, सब्सटैंशियल होल्डिंग। या आईटीसी केस में आपको दिखाई पड़ेगा 100% होल्डिंग नहीं है उनकी, लेकिन वहाँ फंड के पास सारी होल्डिंग है। सो इन्फोसिस, आईटीसी, एक वो नाम एलएनटी जिनमें फंड के पास होल्डिंग है। एलएनटी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है होल्डिंग के मामले में, क्योंकि वहाँ तो सारी इंप्लॉयज़ के पास होल्डिंग है। सो ऐसे अलग अलग होल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार में मैं समझा नहीं सकता वो कि इसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन ये मान लीजिए पब्लिक के पास जहाँ होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी वहाँ रहना ठीक नहीं है, वहाँ से निकल जाना ज़्यादा बेटर है। I have Reliance, TCS, HDFC Bank in my core portfolio. I have 500 share of all these three stocks. Good, yaar. Anil ji, very nice. I'm buying these stocks since 220 times. Please add one more stock because I'm highly confused for the fourth. आपके पास आईटी मेजर, सर 3 नाम तो आपने बेटर ले ही रखे हैं, रिलायंस, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ले सकते हैं अगर आप बैंक चाह रहे हैं तो। अगर आप बैंक नहीं चाह रहे हैं, एफएमसी चाह रहे हैं, तो एचयूएल का एक नाम आ सकता है। आपको लग रहा है कि वैसे ये 4 नामों पे भी खाली फोकस करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप टू बिग के साथ टू मच हो। सो थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो आप सेकंड टियर कंपनी के साथ, या और ज़्यादा कंपनियों को भी शामिल कर सकते हो, नेक्स्ट 4 को भी ले सकते हो। सो एक अच्छी क्वालिटी पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, और मुझे 100% श्योर हूँ कि आपके दाम के वो नीचे शेयर नहीं आए होंगे। बट स्टिल अगर आप लेना चाहते हो तो आप और अच्छे बिजनेसेस को एंटर कर सकते हो जो रीज़नेबल दाम पे आपको मिल जाए। मिसाल तौर पर फार्मा आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, आप उसे डाल सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी नहीं है, आप उसे डाल सकते हो। आईटी में आपने टीसीएस ले रखा है तो इन्फोसिस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक्स में से एक एचडीएफसी बैंक है, चाहो तो एसबीआई या आईसीआईसी बैंक को ले सकते हो। पीएसयू बैंक भी आ जाएगा एक आईसीआईसी एसबीआई के ज़रिए। सो मिक्स एंड मैच की ज़रूरत है। और रही बात ये 3 में ही नहीं, आप इसमें और बढ़ा सकते हो, 7-8 भी कर सकते हो, कुछ क्वालिटी मिड कैप भी शामिल कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी ज़रूरत है, तो उसको आप ज़रूर ऐड करिएगा, लेकिन आप सही दिशा में सो फार दिखाई पड़ रहे हो, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स के मामले में। तो CSC डिविडेंड, मैंने सर इसका डिविडेंड देखा नहीं है, क्योंकि ये 4-4.5 रुपये डिविडेंड 70 का शेयर पे आपको इसलिए दिख रहा है कि इसमें एक एडजस्टमेंट हुआ था, तो वो पिछले साल के डिविडेंड को देख रहे हो आप एडजस्टेड दाम के ऊपर, तो इसलिए यील्ड बेटर दिख रही है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इतनी यील्ड है कि नहीं। अगर इतनी यील्ड है तो मुझे दिख जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी यील्ड है नहीं, क्योंकि 4.5 रुपया का डिविडेंड और 70 रुपये का शेयर का मतलब हो गया करीब 8% की यील्ड। अगर इतनी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इससे बेटर आपको अगर 8% का यील्ड देखना है तो गुड ईयर देख सकते हो, वो भी अच्छी यील्ड है। 8-9% की यील्ड वहाँ मिल जाती है। बाकी शेयर प्राइस अभी देखा नहीं, क्योंकि लास्ट मैंने 900 रुपये देखा था और 90 रुपये डिविडेंड है, तो उसको आप देख सकते हो एक बार को। डिविडेंड के लिए खाली प्योर प्ले डिविडेंड है उसमें, तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में अगर आप जाना चाह रहे हो तो ये 2 नाम हो सकते हैं, लेकिन बाकी CSC में क्रॉस चेक कर लूँगा इतनी यील्ड है कि नहीं। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उन स्टॉक्स में जिन्होंने पिछले साल डिविडेंड दिया उसके बाद बोनस आ गया तो उनकी इक्विटी डाइल्यूट हो गई, शेयर का दाम नीचे आ गया, अब वो बोनस वो नहीं देंगे, अब वो नए भाव के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगा ना उनका, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। हाउ सून दिस सेंटिमेंट विल रिकवर, नो आइडिया सौरभ सर, मैं क्या ही बताऊँ कि कहाँ रिकवर होगा। बट एक दाम पर आके कहीं स्टेबल होना चाहिए मार्केट, और वो साइन मिड कैप में तो मुझे दिखते ही हैं, क्योंकि एज सच तो इतनी बिकवाली के बाद बहुत सारे शेयर हैं जो रीज़नेबल दाम पर है। मैं अभी भी बैठा कुछ काम कर ही रहा था, अगेन शीटें बनाते रहता हूँ बैठे बैठे, तो एक और शीट बना रहा हूँ कि वो स्टॉक जो नए लोज काट रहे हैं लेकिन उनकी अर्निंग किस तरह से पोजीशनड है। यानी कि मान लीजिए कई ऐसे शेयर हैं जो 2020 के दाम पर आ गए हैं, डीवीस, इवन रिलायंस, तो वो हैवी वेट्स जो नीचे तो बहुत आ गए हैं, लेकिन उनकी अर्निंग भी क्या उन्हीं लेवल के आसपास है जिस लेवल पे वो शेयर थे पिछली बार। तो वो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कुछ क्वालिटी वर्क निकलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। सो आप पिक एंड चूज़ करते रहो और माल आराम आराम से लेते रहो, डिस्पाइट मार्केट के। इंडेक्स को मत देखिए, इंडेक्स तो नीचे आएगा ही, बट व्हेन इट विल कम बैक तो आपका प्रॉफिट भी या फिर आपका पोजीशन भी बेटर साइड पर होगा। यू विल हैव अ गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी बोथ। ओके, जेंसार में आप बाय कर सकते हो न्यूजेन के कंपैरिजन में। अल्पेश सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर जेंसार में लेना चाह रहे हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी न्यूजेन लॉस में है और फिर आप जेंसार लेने की सोच रहे हो तो ये स्ट्रेटजी गलत होगी। आप होल्ड कर लो न्यूजेन को, जेंसार को नया पोजीशन ऐड कर लो एंड वेट, जैसी न्यूजेन ऊपर मिले तो आप पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। बट जेंसार
आउटराइटली बाय किया जा सकता है, लेकिन न्यूजेन के केस में आप लॉस मत बुक करना। एटलीस्ट जो पोजीशन आपकी कैश में ली हुई है और आपकी अपनी खुद की होल्डिंग है, उसमें प्रॉफिट बुक करने या लॉस बुक करने का कोई औचित्य नहीं बनता, तो उस हिसाब से आप यहाँ कॉलिएगा। बट जेंसार इज़ इन अ बेटर शेप एंड बेटर पोजीशन टू एक्यूमुलेट। 222-235 प्रमोटर ने ऐड किया है, तो आप वो HCL 2 जगह प्रमोटर ने एक्टिविटी रिसेंटली बहुत की है, सो आप उन दोनों को देख सकते हो अगर एडिशन चाहे पे IT में चाह रहे हो एडिशन तो। ओके, और आई हैव TCS एट 3000, वांट टू ऐड मोर। प्रसन्नजीत सर, अगर आपकी क्वांटिटी पूरी नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि आपकी एवरेज ऊपर ले जाएगा ये 1, बट आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि अगर ये कभी 3000 या 3000 के नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर पाओ। इस हिसाब से सोचना। मैनेजमेंट फेरबदल है, कंसर्न्स भी कुछ उठाए हैं बाजार ने इस पर, बट स्टिल अंडर द गाइडेंस ऑफ N चंद्रा एंड TCS टाटा सन्स, सो बहुत कुछ फेरबदल होगा नहीं। सो ठीक है, आप आराम से पोजीशन ऐड करो। बड़ा शेयर है, थोड़ा टाइम लगेगा मूव करने में, लेकिन वेल मूव तो अच्छा मूव भी आएगा। बजाज फाइनेंस के केस में सर एक ही डाउट है मुझे कि जिस तरह से इतनी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है विद टाइम, 57% का एवरेज जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ, वो एवरेज को ये मेंटेन कर पाएगा या नहीं, आई डाउट इस ग्रोथ की रफ्तार को। इसका मतलब ये नहीं है कि बजाज फाइनेंस चलेगा नहीं, चलेगा तो, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ रन वुड बी लेस, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो साइमल्टेनियसली साइडवेज, रेंज बाउंड और छोटे रिटर्न्स, इनके बीच में कहीं घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा बजाज फाइनेंस के केस में। जो एक ड्रीम रन ये ऑलरेडी दिखा चुका है, वो इंटेंसिटी कम नहीं होगी, लेकिन हाँ इस लेन पे जहाँ आप लेने की सोच रहे हैं, यहाँ आप ले तो सकते हो, थोड़ा थोड़ा पोजीशन ऐड करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मत जाना, क्योंकि बाजार एक बड़ी फॉल दिखा चुका है, तो एक अच्छा टाइम मिल गया है आपको। लेकिन अब ये फॉल कितने हद तक कंटिन्यू करेगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए बेटर ये कि जब फॉल नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, क्या दिक्कत है। ओके, सौरभ सर, मैं कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता कभी भी, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कैन नॉट सजेस्ट एनी स्टॉक। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ क्या नहीं करना है आपको। आप सेंसेक्स ETF में एंटर करना चाहते हो, इट्स अ गुड ETF टू एंटर, बट निफ्टी ETF के केस में आपका दायरा और बड़ा हो जाता है कंपेरेटिवली सेंसेक्स ETF के, तो आप उसको देख सकते हो। 1, आप सेंसेक्स ETF में जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लेस ट्रैक्ड होता है, तो लेस ट्रैक्ड होने से वॉल्यूम थोड़ा कम मिलता है। सो बेटर ये कि या तो आप निफ्टी ETF में जाइए, सेंसेक्स ETF में जाना चाहें जा सकते हैं, गोल्ड ETF एक आपके पास होना चाहिए, वो ले सकते हैं, गोल्ड की हालत आप देख ही रहे हो। एंड लाइकवाइज IT ETF, बैंक ETF, इनको भी देख सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये पिक कर लो, या लार्ज बड़े लीडर्स पे चले जाओ। इन दोनों में से कोई एक चॉइस हो सकती है हमेशा, बट मार्केट में रहने के लिए एटलीस्ट इन दोनों को ट्रैक ज़रूर करना होगा। चले, फिलहाल इतना ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल मंगलवार के दिन। होप कुछ पुल बैक आए मार्केट में, क्योंकि डाउ फ्यूचर तेज़ी में है।